दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इन दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन केवल नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, वो नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन जो फास्फोरस है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन दोनों का फॉर्मेशन करता है, तो वैसा क्यों होता है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, SiCl4 का हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है लेकिन CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है, तो वैसा क्यों होता है? तो आज के वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन केवल नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, वो नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन दोनों का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप नाइट्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2p(x1 2p(y1) और 2p(z1) होता है। और दोस्तों फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2p6 3:3p(x1 3p(y1) 3p(z1) और 3d0 होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में डी सबसेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में डी सबसेल है। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में डी सबसेल क्यों नहीं है और फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में डी सबसेल क्यों है, तो इसको हम क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर n की वैल्यू 2 है, और जब n की वैल्यू 2 है तो वहाँ पर l की वैल्यू 0 और 1 ही हो सकती है। और जब l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में s और p सबसेल पाई जा सकती है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर फास्फोरस में आउटर मोस्ट सेल थर्ड सेल है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर n की वैल्यू 3 है, और जब n की वैल्यू 3 है तो वहाँ पर l की वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है। और जब l की वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है तो वहाँ पर sp और d सबसेल पाई जा सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में d सबसेल पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात से मतलब नहीं है कि यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में जो d सबसेल है वो एम्प्टी है या भरी हुई है, यहाँ पर हमें केवल d सबसेल से ही मतलब है। तो इस तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में डी सबसेल नहीं होती है और फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में डी सबसेल होती है। दोस्तों जैसा कि आप ये नाइट्रोजन में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2px 2py और 2pz यही तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, मतलब यही तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर केवल 3 बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए नाइट्रोजन केवल नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, वो नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फास्फोरस में आउटर मोस्ट शेल में 3px 3py और 3pz ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर psl3 का फॉर्मेशन हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर 3s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एम्प्टी 3d ऑर्बिटल भी है, इसलिए एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये psl5 का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में केवल 3 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे, इसलिए ये केवल 3 बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता था, इसलिए नाइट्रोजन केवल नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का ही फॉर्मेशन करता है, वो नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। दोस्तों लेकिन अगर हम फास्फोरस की बात करें तो वहाँ पर फास्फोरस में डी ऑर्बिटल भी थे, तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस 3 बॉन्ड को बना सकता है, मतलब वो ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकता है। दोस्तों लेकिन एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस का 3s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, इस तरह से उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन करके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, जिनकी हेल्प से वो 5 बॉन्ड बना सकता है, और इस तरह से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का भी फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड इन दोनों का ही फॉर्मेशन करता है, लेकिन नाइट्रोजन केवल ट्राइक्लोराइड का ही फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, SiCl4 इज हाइड्रोलाइज्ड व्हाइल CCl4 इज नॉट। दोस्तों हम SiCl4 का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं लेकिन CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कार्बन और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2p2 होता है,
और यहाँ पर सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d0 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में डी सबसेल नहीं है, लेकिन सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में डी सबसेल है। दोस्तों कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में डी सबसेल क्यों नहीं है और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में डी सबसेल क्यों है, तो इसको हम क्वांटम नंबर से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस के केस में किया था। तो आइए अब हम SiCl4 का हाइड्रोलिसिस क्यों किया जा सकता है और CCl4 का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं किया जा सकता है, तो अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में S और P सबसेल दोनों है। यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और P सबसेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के 2s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। इस तरह से उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए यहाँ पर CCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब CCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर कार्बन के पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं बचता है। तो जब हम CCl4 की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो वहाँ पर वाटर में जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर रहता है, तो कार्बन वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से कोई भी लोन पेयर नहीं ले पाता है, इसलिए वहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। दोस्तों लेकिन अगर हम यहाँ पर सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल के S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और P सबसेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में सिलिकॉन के 3s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन 3p में चला जाता है। इस तरह से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से यहाँ पर SiCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों जब SiCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है तब भी उसके पास इम्पटेड 3d ऑर्बिटल बचा रहता है। तो जब हम SiCl4 की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम SiCl4 में जो सिलिकॉन है तो उसको अपना एक लोन पेयर दे देता है और वहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, लेकिन CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। तो भाई इसके आंसर की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि SiCl4 में सिलिकॉन के पास इम्पटेड 3d ऑर्बिटल रहता है, जिसकी मदद से वो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। दोस्तों वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बाद में डीकम्पोज होकर के SiO2 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। उसका रीजन होता है सिलिकॉन के इम्पटेड 3d ऑर्बिटल। दोस्तों लेकिन यहाँ पर कार्बन में कोई भी इम्पटेड d ऑर्बिटल नहीं रहता है, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।